नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय और हम बात कर रहे थे रोटेशन मोशन की, जिसमें मैंने आपको कल बताया हाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे निकाला जाता है ना। फिर उसमें मैंने बीच बीच में आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, जिसमें कुछ बच्चों ने ठीक कर दिया है, कुछ ने गलती कर दी है। जिसमें से एक स्टूडेंट ने कहा है कि सर जो हमसे गलतियाँ हुई हैं उन्हें एक वीडियो के ज़रिए क्लियर कर दीजिए, ताकि हमारे कंसेप्ट जो हैं और क्लियर हो सकें। ठीक है, तो कल वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और आज जो थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, जो मैंने आपको बताया था, नत समतल पर बिना फिसले लुढ़कते पिंड की शर्तें, यानी रोटेशन विदाउट स्लीपिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन की उनकी क्या कंडीशंस हैं, वो इतना ही आज करेंगे। क्वेश्चन जो है कल की वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन पढ़ रहे हैं हम, यानी रोटेशन मोशन का मतलब है घूर्णन गति, जिसमें भी हमने पढ़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण। इसमें हम बात कर रहे थे, देखिए डिस्क वाला जो है सबका ठीक है, डिस्क वाला रिंग वाला जो भी क्वेश्चन थे वो सबने ठीक कर दिए हैं, है ना। तो अगला जो क्वेश्चन है, जो गलती की है, एक तो आपने स्फीयर के अंदर की है, ठीक है, स्फीयर के अंदर की है, और दूसरी जो गलती की है वो हॉलो स्फीयर के अंदर की है। प्लेन लैमिनार की कुछ ने, ज़्यादातर लोगों ने ठीक कर दिया है, फिर भी एक दो बच्चे से गलत हो गया है, कोई बात नहीं है, उसे भी देख लेंगे। तो शुरू करने से पहले एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं कि हमने कल आपको बताया दो थ्योरम, है ना। पहली थ्योरम थी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और दूसरी थ्योरम थी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। दोनों को जान लेते हैं। एक को हिंदी में कहते हैं लंबवत अक्ष की प्रमेय और दूसरी वाली को कहते हैं समांतर अक्ष की प्रमेय। जान लेते हैं वो क्या थी, थ्योरम्स क्या थी। पहली थ्योरम थी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। वो ये कहती है कि आपको किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आपको उस एक्सिस के अबाउट, मान लो अदर यानी अदर है सेंटर ऑफ मास से, इसके अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आपको पता होना चाहिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दोनों जो एक्सिस हैं उन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर किसके साथ, m के साथ। ये थी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस भी मैंने कल आपको बताया था, वो क्या थी, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, इसे हिंदी में कहते हैं लंबवत अक्ष की प्रमेय। ये मैंने आपको बताया कि यदि दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ दिया जाए तो इन दोनों के जो परपेंडिकुलर है, इन दोनों के जो लंबवत है तीसरी वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल हो जाते हैं। यानी अगर आप आई एक्स निकाल रहे हैं तो जो बचे हुए हैं आई वाई प्लस आई जेड, इसके ये इक्वल हो जाएगा। ये थी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये एक आपका रिवीजन था। इसके बाद हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे स्फीयर की। देखो स्फीयर को समझो पहले, आपसे गलती कहाँ हुई है, उसमें बहुत माइनर सी गलती है और असल में एग्जामिनर आपसे यही गलती करवाएगा। देखो आज मेरे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास, ठीक है। अब मैं इसे घुमाने की कोशिश करता हूँ, ये घूमने लग गई, ठीक है। तो ये वाली जो एक्सिस है मेरी उंगली के, ये उंगली है, इसे कहेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहा है ना, समझ रहे हैं आप बात को। अगर ये इस तरीके से रोटेशन कर रहा है तो इसे कहेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर मैं इसे ऐसे रोटेशन कराऊं, ऐसे ऐसे, तो इसे कहेंगे प्लेन में ही है एक्सिस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये पैरेलल एक्सिस है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताइए, आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, यानी ठोस गोला। आपके पास एक ठोस गोला है, यानी बॉल है ठोस वाली ना। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको बताया कि इसकी सेंटर ऑफ मास के जो एक्सिस जा रही है ICM, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² और साथ में था 2/5 mr², ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, जब मैंने आपको होमवर्क दिया कि भाई ये सॉलिड स्फीयर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए सेंटर ऑफ मास के प्रति, फिर मैंने आपसे पूछा इस एक्सिस के अबाउट, सॉरी ये अंदर चली गई है, ये स्पर्श रेखा है ना, टेंजेंशियल, और फिर मैंने आपको बताया इसके डायामीटर के अबाउट। तो ये तो आपको पता ही है 2/5 mr², ये तो रटना पड़ेगा आपको, है ना। इसका कैसे निकालेंगे,
इसके प्रति हमें पता है इन दोनों के बीच की दूरी आर स्क्वायर है, लगा दो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, यानी आई ओ इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस इस वाली एक्सिस और इस वाली एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर एम आर स्क्वायर। इसे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 और 2 7, 7/5 एम आर स्क्वायर। ये ठीक है, ज़्यादातर बच्चों ने ये बिल्कुल ठीक किया है। प्रॉब्लम है इसमें। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि सॉलिड स्फीयर जो होता है, आप उसमें कितनी भी एक्सिस निकाल लो, अगर वो एक्सिस उसके सेंटर से होके जा रही है, सॉलिड स्फीयर के अंदर आप कितनी भी एक्सिस निकाल लो, अगर वो एक्सिस उसके सेंटर से होके जा रही है, तो उन सारी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली सेम होगा जो उसकी सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आप समझ रहे हैं ना? अब मान लो, मैं यहाँ फिगर बना नहीं सकता हूँ, मान लीजिए कि ये कैसे समझाऊँ आपको, ये कोई सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, ऐसे। अब मैं इसमें कहीं से भी डालूंगा एक्सिस को, है ना, कहीं से भी एक्सिस को डालूंगा, वो उसकी सेंटर ऑफ मास से होके जा रही होगी, तो वो बिल्कुल सेम रोटेशन करेगा, है ना। तो मैंने आपको बताया है कि कोई भी एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से होके जा रही है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली सेम होगा, एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना कि इसका है। यानी इस वाली केस में भी 2/5 एम आर स्क्वायर आएगा। या आप इसे ऐसे समझिए, अभी ये फिगर ऐसा है, इसे मैं यूँ घुमा दूँ, इस एक्सिस को पकड़ के यूँ पकड़ के यूँ घुमा दूँ, तो ये वाला केस बन जाएगा कि नहीं? लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो उतना ही रहेगा ना। इस वाले केस में अलग है, क्योंकि एक्सिस आ गई यहाँ, इसका मतलब है कि अब ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। पहले क्या घूम रहा था? यूँ, ठीक है, अब यूँ घूम रहा है, तो मामला अलग हो गया। तो ये वाली एक्सिस तो अलग हो गई, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग आ रहा है, 7/5 एम आर स्क्वायर। इस वाले केस में तो 2/5 एम आर स्क्वायर ही आएगा। फिर वो आप कितनी भी एक्सिस बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, लेकिन सेंटर से होके जानी चाहिए। सेंटर से होके नहीं जा रही तो आपको फिर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस इस्तेमाल करना है, अदरवाइज तो आप सबका 2/5 एम आर स्क्वायर कर दो सॉलिड स्फीयर के अंदर। क्लियर है मामला? एक तो गलती यहाँ हुई है, ठीक है, तो आप इसे सुधार लेंगे। दूसरी गलती कहाँ हुई है उसे देखते हैं। दूसरी गलती आपसे हुई है यहाँ पे, देखो, हॉलो स्फीयर के अंदर खोखला गोला, हमने आपको बताया जब भी कोई हॉलो स्फीयर आएगा, उसकी सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस जाएगी उसके अबाउट कितना था? 2/3 एम आर स्क्वायर, यही था ना। फिर मैंने आपको बताया कि इसकी टेंजेंट के अबाउट कितना होगा, तो आपने वो निकाल लिया है, ये आर स्क्वायर है, तो कितना आएगा? आई नॉट इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 और 2 5/3 एम आर स्क्वायर, ठीक है, 5/3 एम आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर क्या है अगला? मैंने जब आपसे पूछा कि बताइए इस एक्सिस के अबाउट, ये भी बिल्कुल सेम बना है, बिल्कुल सेम बना है जो कि सॉलिड स्फीयर का था। क्लियर है ना मामला? ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जो सॉलिड स्फीयर में मैंने आपको समझाया है, यानी इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 एम आर स्क्वायर ही आएगा। यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं, यानी ये गलतियाँ क्यों हो रही हैं? ये गलतियाँ इसलिए हो रही हैं कि मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया और मैंने आपको घुमाने की कोशिश की और आप घूम गए। ये एग्जाम में भी होता है, हमें कंसेप्ट आता है, हम हर चीज़ को जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन गलत कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ जल्दी की वजह से, है ना। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको बचना है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद मैं एक और चीज़ आपको बताने वाला था, वो थी प्लेन लैमिना, है ना। वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो वो मुझे नहीं लगता कि टीजीटी के अंदर आएगा क्योंकि टफ हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आप कुछ पता नहीं है एग्जामिनर के दिमाग का। देखो कल मैंने आपको बताया था प्लेन लैमिना ऐसे था, तो मैंने आपको बताया ऐसे, ये मान लीजिए ये प्लेन लैमिना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया इस वाली एक्सिस के अबाउट, यानी ये इसे मैं यूँ घुमाऊँ,
तो मैं किसके परपेंडिकुलर जा रहा हूँ, इसकी लेंथ के, है ना। तो ये इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर जा रहा हूँ ना मैं, तो इसके अबाउट होता है ml²/12, यानी इसे एक रॉड मान लीजिए तो ml²/12। दूसरा केस क्या था, जब इसके अबाउट घुमाएं, यानी ये प्लेन लेमिना है और इसके अबाउट में से घुमाऊं यूं करके, है ना। तो ये क्या हो गया, इधर इसकी b को मान लेंगे रॉड, तो mb²/12। ये बात तो सबकी समझ में आ गई, लेकिन इसका जो तीसरा केस था विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से परपेंडिकुलरली, यानी मैंने जो आपको अभी कुछ देर पहले जो घुमा के दिखाई थी, ये इस एक्सिस के अबाउट बताना है आपको, यानी जो मेरी उंगली है इस एक्सिस के अबाउट बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा प्लेन लेमिना का। तो देखिए वही करेंगे, हमें इसके अबाउट पता है और इसके अबाउट पता है, तो क्या करेंगे, इसे मान लेते हैं IX, इसे मान लेते हैं IY, और ये परपेंडिकुलर है, इसे मान लेते हैं IZ। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगाएंगे, IZ = IX + IY, ठीक है। अब जोड़ दो, IX कितना था, ml²/12 प्लस, सॉरी IX है mb²/12, mb²/12, IY कितना है ml²/12। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो m/12 कॉमन आ रहा है, l² + b²। ये भी काफ़ी बच्चों ने ठीक कर लिया है, यही आ रहा है ना। लेकिन इसका एक और एक्सिस के अबाउट निकालेंगे जो थोड़ा सा टफ है, जो मैंने आपको कल नहीं दिया था क्योंकि आप गलती कर सकते थे, उसे यहां देख लो। देखो वो है ये वाली एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, यानी पहले तो हम इस एक्सिस के अबाउट थे, अब हम जा रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट। बात समझ रहे हैं आप, मैं थोड़ा दूर हो जाता हूं। पहले हम थे इस एक्सिस के अबाउट, अब हम जा रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट। अगर यूं देखना चाहें आप, तो पहले हम थे यहाँ इस एक्सिस के अबाउट, अब हम जा रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या बताया, किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो पहले आपको सेंटर ऑफ मास से जाती हुई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, यानी इसे मान लेते हैं O अदर। तो IO कैसे निकालेंगे, ICM + mr², ठीक है। तो ICM कितना था, m/12 l² + b² + m। यहाँ कठिन बात है इसे निकालना, R निकालना थोड़ा सा टफ है क्योंकि ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है और ये बिल्कुल आसानी से नहीं निकलने वाली है। जैसे हम L निकाल रहे थे, B निकाल रहे थे, वो डायरेक्टली निकल रही थी, ये आराम से नहीं निकलेगी। क्यों, क्योंकि ये जो है डायगनली जा रही है, और डायगनल कैसे निकालते हैं, ऐसे। तो ये क्या हो गया, b/2, ये क्या हो गया l/2, तो ये कितना हो गया √l² / 4 + b²/4। ये बात किसकी समझ में आ गई मुझे बताइए। यानी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है जिसका हाइपोटेनस हमें निकालना है, ये था b/2, ये है l/2, तो √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ही तो करते हैं, l² / 4 + b²/4, वही हमने यहाँ किया है। तो ये आई इसकी वैल्यू, लेकिन हमें क्या चाहिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका √ हट जाएगा, तो m l² / 4 + b²/4। इसे आप सॉल्व कर लो, आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व तो आप कर ही लेंगे, करूँ ये भी मैं सॉल्व करूँ, चलिए कर देते हैं, फिर तुम कहोगे। तो l² + b² तो कॉमन आ रहा है, तो ले लो। इसके साथ में कॉमन आ रहा है m भी ले लो। अंदर क्या बचा, 1/12 + 1/4। इसको सॉल्व कर लो, इतना तो कर लोगे। 12 LCM आ जाएगा, 1 3 4 1/3 आ जाएगा, m/3 l² + b²। ये थोड़ा सा टफ है ना। इस एक्सिस के अबाउट निकालना, तो इसमें हमने इस्तेमाल किया है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के लिए हमने क्या किया,
अदर वाली जो एक्सिस है वो इक्वल टू ICM यानी सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस उसका मास और बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। डिस्टेंस हमने निकाल लिया है ऐसे, यानी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसकी ये b/2 ये l/2। अब आप कहेंगे b/2 कैसे, ये पूरी b है तो ये कितनी हो गई b/2, ये पूरी l है तो यहाँ तक की कितनी हो गई, ये यहाँ तक की हो गई l/2, तो l/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर। अंडर रूट आ रहा है क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर के लिए अंडर रूट हटा दिया है, कॉमन लेके ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इजी है, बहुत टफ नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ चुके हैं, इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा आप पकड़ के रगड़ देंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिना फिसले लुढ़कते पिंड की शर्तें, यानी स्लिपिंग विदाउट स्लीपिंग, रोटेटिंग रोटेटिंग विदाउट स्लीपिंग की कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। देखो, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि बिना फिसले लुढ़कते पिंड की शर्तें, पिंड की शर्तें यानी रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। ठीक है, यानी हमारे पास कोई इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लाइन प्लेन पे कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट में है, वो यहाँ से रोल कर रहा है, फिसल नहीं रहा है। फिसलना तो आप समझते हैं, इस तरीके से फिसल नहीं रहा है ना। जब आप तेज गाड़ी चला रहे हो, बाइक या साइकिल, जब ब्रेक लगा देते हैं एकदम से तो पीछे वाला टायर फिसलता है, उसे कहते हैं फिसलना। ये रोल कर रहा है, तो इसकी कंडीशंस क्या हैं, यानी v कैसे निकालेंगे, इसका a कैसे निकालेंगे। इसका डेरिवेशन तो मैं आपको क्या ही बताऊं, फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप निकाल लेना इसका E, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, इसकी हाफ mv² होगी क्योंकि इसमें ये आगे भी जा रही है, क्योंकि रोल भी कर रही है तो हाफ i⍵² भी होगी। ठीक है, तो बस I की जगह mk² रख देना, mk² रखना है I इक्वल टू और ओमेगा इक्वल टू, यानी v इक्वल टू r ओमेगा होता है तो ओमेगा इक्वल टू v/r रखना है, आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, और E क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो E इक्वल टू mgh रखेंगे, आपकी वैल्यूज आएंगी। मैं आपको रिजल्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है आपको इन सब चीज़ों की, आपको जो मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ केवल उसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। ये तो डेरिवेशन है, डेरिवेशन की ज़रूरत खास पड़ती नहीं है। तो देखो v² क्या आएगा इसमें निकल के, v² निकल के आता है 2gs साइन थीटा, ये थीटा है, अपॉन 1 प्लस k² अपॉन r², ये वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, s क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो इसने कवर की है वो s है। a क्या आएगा, a कैसे निकालेंगे, इसका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए आप वो वाला फॉर्मूला लगाओ, v² इक्वल टू u² प्लस 2as, क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो u² का कोई मतलब नहीं बनता, v² इक्वल टू 2as, v² की वैल्यू ये है, हमें a निकालना है तो 2s इसमें से गायब हो जाएगा, 2 और s गायब हो जाएगा तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k² अपॉन r²। ठीक है, समझ में आ रही है ना। हमने क्या किया है, v² इक्वल टू u² प्लस 2as किया है, क्योंकि ये रेस्ट से चल रहा है इसलिए u की कोई मतलब नहीं है, हटा दो उसे, 0 हो गया। v² इक्वल टू 2as, v² की वैल्यू ये है, इक्वल टू 2as जब करेंगे, इक्वल टू जब 2as करेंगे तो 2 और s कट जाएगा, क्या बचेगा, g साइन थीटा अपन 1 प्लस k² अपन r², g साइन थीटा अपन 1 प्लस k² अपन r²। अब यहाँ एक नई चीज़ आ गई है, क्या है वो नई चीज़, k। व्हाट इज k, k क्या है, k है रेडियस ऑफ जाइरेशन, है ना। k क्या है, रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन, घूर्णन त्रिज्या, घूर्णन त्रिज्या। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, घूर्णन त्रिज्या का क्या मतलब होता है कि पूरी बॉडी को आप एक छोटा सा मास मान लीजिए और इस एक्सिस के अबाउट अगर इसको घुमाएं
तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही आना चाहिए जितना कि इसका सेंटर ऑफ मास से होके आ रहा था। तो ऑब्जेक्ट की इस एक्सिस के बीच की दूरी को घूर्णन त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ जाइरेशन कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, मान लीजिए जैसे सॉलिड स्फीयर है, उसका कितना आता है 2/5 mr² आता है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट। अगर हम पूरे सॉलिड स्फीयर को छोटा सा पॉइंट मान लें और इस एक्सिस के इन दोनों के बीच की दूरी r है और इसे घुमाएं सॉलिड स्फीयर को इसके अबाउट, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 2.5 mr² आ जाए, यानी बराबर आ जाए। तो ये जो रेडियस है इस पॉइंट से इस एक्सिस के बीच की जो दूरी है उसे कहेंगे रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो क्या फॉर्मूला बना, क्योंकि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो रहा है इसलिए जो I है वो बराबर हो जाता है m²। अब ये यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं, या तो वो वेलोसिटी पूछेगा कि बताइए ऊपर से कोई लुढ़क रहा है तो वेलोसिटी बताइए, या पूछेगा एक्सेलरेशन क्या है, वरना एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है उसे तो पूछता है। वो क्वेश्चन ये है कि यहां पे हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, जैसे सॉलिड स्फीयर रख दिया, हॉलो स्फीयर रख दिया, सॉलिड सिलेंडर रख दिया, रिंग रख दी, डिस्क रख दी, इन सबको लुढ़काया गया। तो आप बताइए कौन जमीन पर पहले पहुंचेगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तुक्के लगा के तुक्के नहीं लगाने होते, इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। जैसे मैं आपको बस सॉल्व करने की ट्रिक बता दे रहा हूं, बाकी आप आंसर आप ही करेंगे। जो मैंने आपको अभी ऑप्शंस बोले हैं उनमें से कौन पहले पहुंचेगा। देखो सॉल्व कैसे करते हैं, आप इसमें से वेलोसिटी निकाल लो या एक्सेलरेशन निकाल लो। जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा जाहिर है वो जल्दी नीचे पहुंचेगा, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी जाहिर है वो जल्दी नीचे पहुंचेगी। देखो हमें मान लीजिए सॉलिड स्फीयर की बात चल रही है, सॉलिड स्फीयर, तो I इक्वल टू इसका कितना होता है 2/5 mr², और हम पढ़ चुके हैं ये बराबर होता है m² के। हमें चाहिए k²/r², तो कर लो k²/r² कितना आ गया 2/5, m से m तो कैंसिल हो गया, यानी k²/r² की वैल्यू कितनी आई 2/5। ठीक है, यहां जब 2/5 रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां कर देता हूं मैं, a की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर जो है वो तो है ही 1 + 2/5 यानी 5/7। ये आ गई सॉलिड स्फीयर के लिए। ऐसे ही आपको निकालनी है हॉलो स्फीयर के लिए, फिर आपको निकालना है डिस्क के लिए, फिर आपको निकालना है रिंग के लिए, फिर आपको निकालना है सॉलिड सिलेंडर के लिए, और फिर मुझे बताना है कि सबसे पहले कौन पहुंचेगा और सबसे लास्ट में कौन पहुंचेगा। ये आपका होमवर्क है। क्लियर है मामला। तो आज की जो पूरी वीडियो थी बहुत ही कंसेप्चुअल है, आपके क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ा देगी अगर आप इसे पूरा देखते हैं। होमवर्क ज़रूर करिए, वो 4-5 बच्चे ही हैं जो लगे हुए हैं बेचारे, और बाकी के तो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, वीडियो देख लेते हैं, उन्हें क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं है। आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप पेंसिल नहीं चलाएंगे सिलेक्शन आपके हो नहीं सकता है। आप कितने भी होशियार हों, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। इसलिए पेंसिल चलाइए, जो होमवर्क मिल रहा है उसे करते रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमें ग्रुप में भेजिए। ग्रुप आप बताइए, अपना टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें हम सारे क्वेश्चंस पोस्ट करते रहते हैं, आपके सॉल्यूशन आते रहते हैं, उन्हें हम देखते भी रहते हैं, सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, तो मैं तरण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हमें अच्छा लगता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।